डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। नोदिला चैनल के माध्यम से हम नित्य प्रति सीआरपीसी के प्रोविजंस पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सेक्शन 19 तक की चर्चा की। आज हम 20 और 21 ए पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। अब मैं सेक्शन 20 की तरफ आता हूँ। सेक्शन 20 क्या कहता है? इससे पहले कि हम सेक्शन 20 के ऊपर चर्चा करें, एक बार एक्ट की लैंग्वेज पढ़ना चाहूँगा। सेक्शन 20 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस aforesaid, every suit shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction। अब इसके दो पार्ट बनाए हैं सेक्शन के। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। सेक्शन को समझने के लिए हर सेक्शन के टुकड़े बना लें, और टुकड़े बनाने से वो बहुत जल्दी समझ में आएगा और बात क्लियर हो जाएगी। अब जैसे हमने इसको यहाँ तक पढ़ा कि सभी ऊपर की मर्यादाओं में रहते हुए, यानी जो सेक्शन 15 से और सेक्शन 19 तक हमने पढ़ा उनकी मर्यादाओं में रहते, यानी उनको मानते हुए, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट। हर मुकदमा न्यायालय में दायर किया जाएगा। कौन से में? विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन, जिसके क्षेत्राधिकार में। अब दो बातें। कौन सा? द डिफेंडेंट और ईच ऑफ डिफेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली एंड वॉलंटरी रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। इस ए पार्ट के साथ अब अगला बी पार्ट देखेंगे। वो क्या कहता है? ओनली दो शब्दों का अंतर है, बाकी यूं का यूं कॉपी पेस्ट किया गया है। ए के अंदर आया था डिफेंडेंट और ईच ऑफ डिफेंडेंट्स। अब इसको अंडरलाइन कर लें, द डिफेंडेंट और ईच ऑफ डिफेंडेंट्स। और दूसरे पार्ट को जब पढ़ें तो वहाँ पर है एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स। बाकी सारी बातें यूँ क्यों हैं? पहले के अंदर अब हम देखेंगे। पहले क्या कहा? प्रतिवादी या प्रतिवादियों, ईच ऑफ डिफेंडेंट, प्रत्येक, प्रतिवादियों में से प्रत्येक। वेयर देयर आर मोर देन वन, जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सूट, मुकदमा प्रारंभ होने के समय रिजाइड रहते हैं, एक्चुअली और वॉलंटरीली, स्वेच्छा से या वास्तव में। क्या कहता है फिर आगे? या कैरीज ऑन बिजनेस, या कोई कारोबार करते हैं, या वर्क फॉर गेन, अपने हित के लिए, लाभ के लिए कोई काम करते हैं। अब बी के अंदर देखेंगे कि एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स, प्रतिवादियों में से कोई। बाकी यूं का यूं है। वेयर देयर आर मोर देन वन, ऊपर जो हमने पढ़ा था ए में, उसको और इसको देखेंगे तो पढ़ सेंटेंस को देखेंगे कि यूं का यूं कॉपी पेस्ट है। कहाँ तक? वर्क्स फॉर गेन तक, जो पहले आया था। देखेंगे कि जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी रहते हैं, कमेंसमेंट के टाइम, एक्चुअली और वॉलंटरी रिजाइड और कैरीज ऑन बिजनेस, या कोई कारोबार करते हैं या लाभ के लिए बिजनेस करते हैं। वो क्या कहता है आगे? प्रोवाइडेड, परंतु इसी के अंदर है। सारे को, इसको टुकड़े बना करके मैं पढ़ रहा हूँ। ये चौथा टुकड़ा देखिए, प्रोवाइडेड दैट इन सच केस आइदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन, या तो कोर्ट की परमिशन दी गई है, या डिफेंडेंट हु डू नॉट रेजाइड, प्रतिवादी जो नहीं रहता और कैरी ऑन बिजनेस पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एज अफोरसेड,
एक्विजिस इन सच इंस्टीट्यूशन, या इस तरह की संस्था में जो कोर्ट की परमिशन नहीं है, वहाँ रहता नहीं या कोई बिजनेस वगैरह नहीं करता, तो उस सूरत में क्या होगा, कोर्ट की परमिशन ली जाएगी विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से। कि जैसे एक आदमी वहाँ रह रहा है, एक आदमी बाहर रह रहा है, तो कोर्ट की परमिशन से दावा किया जाएगा। और तीसरा क्या है, द कॉज ऑफ एक्शन वोली और इन पार्ट अराइजेज, कॉज ऑफ एक्शन जो है पार्टली या पूर्ण रूप से वहाँ घटा हो। मैं जो आगे आपको उदाहरण दूंगा, उन उदाहरणों से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि मैं उदाहरण दूं, आपको ये बताना चाहता हूं, पीछे भी जब हमने पीछे के सेक्शन पढ़े थे तो उसमें भी मैंने बताया था, और फिर भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ज्यूरिडिक्शन 3 तरह की होती है। पहले किस्म की ज्यूरिडिक्शन है पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी के माने क्या है कि आर्थिक तरीके से कि कितने रुपए तक का वाद वहाँ पर सुना जा सकता है। हम हरियाणा से हैं, हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़, जिस तीनों का हाई कोर्ट माननीय चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ है, तो इसके अंदर सिविल जजेस जूनियर डिवीज़न के पास भी अनलिमिटेड पावर है और कितने रुपए तक का वाद हो ये सुन सकता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर स्टेट की अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन है। कृपया नेट से चेक कर लें। मैंने पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट की और यूटी चंडीगढ़ की ज्यूरिडिक्शन आपको बताई। तो दूसरी है सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर के माने, सब्जेक्ट मैटर मीन्स द बंडल ऑफ फैक्ट्स विच हैव टू बी प्रूव्ड in order to entitle the plaintiff to the relief of claimed by him। और ये बात जो है AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 987 पृष्ठ के ऊपर जो है ना, वल्लभ दास वर्सेस डॉक्टर मदन लाल के केस के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है सब्जेक्ट मैटर की, द बंडल ऑफ फैक्ट्स विच हैव टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू entitled the plaintiff to the relief claimed by him। और तीसरे किस्म की है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी अक्षेत्राधिकार। जैसे टेरिटरी में जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, तो वो मतलब तीसरे किस्म की ज्यूरिसडिक्शन होती है। अब यहाँ पर क्या बात है कि जहाँ वाद हेतु उत्पन्न नहीं हुआ, उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मुकदमा दायर किया जाता है, और कुछ प्रतिवादी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर रहते हैं, तो वहाँ उस न्यायालय की अनुमति लेना आवश्यक होगा, बशर्ते के प्रतिवादीगण वाद दायर करने की उपमति नहीं दे देते। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 उदाहरण आपको बताना चाहूँगा कि कलकत्ता में एक व्यापारी ए है और बी दिल्ली में अपना व्यवसाय चलाता है। बी अपने एजेंट के द्वारा कलकत्ता में ए का सामान क्रय करता है और बी से ये निवेदन करता है कि वह उस सारे सामान को जो वो खरीद रहे हैं पूर्व भारतीय रेलवे कंपनी को दे दे। ए उसके निर्देशानुसार कलकत्ता में माल का परिधान कर देता है, यानी वहाँ दे देता है। ए माल के मूल्य के लिए या तो कलकत्ता में जहाँ वाद हेतु उत्पन्न हुआ, क्योंकि कलकत्ता के अंदर जो है एग्रीमेंट हुआ क्रय का, तो या दिल्ली में जहाँ प्रतिवादी कारोबार करता है वाद दायर कर सकता है। दूसरा उदाहरण, ए शिमला में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है और सी दिल्ली में रहता है। ए, बी और सी बनारस में इकट्ठे होते हैं एक जगह। बी और सी मांगने पर एक संयुक्त प्रोमिसरी नोट जो है उसके हक में लिख देते हैं, ए के हक में। ए, बी और सी पर बनारस में जहाँ की वाद हेतु उत्पन्न हुआ था दायर कर सकता है मुकदमा। वह उन पर कलकत्ता में जहाँ बी का निवास है या दिल्ली में भी जहाँ सी का निवास है वाद कर सकता है। परंतु ऐसी अवस्था में यदि निवास न करने वाला प्रतिवादी आपत्ति करे तो न्यायालय को अनुमति से ही वाद चल सकेगा। इस बिंदु पर
बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आदमी ने फिक्स्ड डिपॉजिट जो है उसका अकाउंट था चंडीगढ़ बैंक में, और वो चंडीगढ़ से शिफ्ट कर गया शिमला में। जब वो शिमला में शिफ्ट कर गया तो शिमला में उस बैंक की शाखा थी और वहाँ पर उसने मुकदमा किया, तो डिपॉजिटर ने, तो न्यायालय ने ये होल्ड किया कि शिमला में भी मुकदमा चल सकता है। दूसरा जो है, आपको एक और मुकदमा बताना चाहूँगा कि जैसे माल का परिधान प्रतिकर हेतु वाद के विरुद्ध वाद उच्च न्यायालय में इस आधार पर पेश किया गया कि उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी रेलवे का प्रधान कार्यालय था, जबकि वाद कारण वहाँ उत्पन्न नहीं हुआ था। यह अभी निर्धारित किया गया कि वाद चलने योग्य था, यानी जहाँ पर उसके दूसरे कार्यालय हैं वहाँ पर भी मुकदमा हो सकता है, जहाँ पर वाद हेतु हुआ वहाँ पर भी हो सकता है। अब एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुमित्रा कुमार डे का मामला जो है, ये केस आपको बताऊँगा। AIR 1982 कलकत्ता पेज 32। इसके अंदर क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर हुंडी तैयार की गई और कलकत्ता में उन हुंडियों को स्वीकार किया गया। वाद हेतु जो है अंशतः दिल्ली में और अंशतः कलकत्ता में उत्पन्न हुआ, तो इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय में हुंडियों के आधार पर वाद किया जा सकता है। अब मैसेज पटेल रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद बनाम रिपब्लिक फोर्स कंपनी लिमिटेड हैदराबाद का मामला, ये AIR 1985 आंध्र प्रदेश पेज 387 है। इसमें क्या कहा गया कि पक्षकार वाद दायर करने के लिए ऐसे दो न्यायालयों में से किसी एक को भी चुन सकता है जहां वाद हेतु का कोई भाग उत्पन्न हुआ हो। अब हम आपको एक और केस बताता हूं। GMO NGC शिवसागर आसाम और बनाम मैसेज राज इंजीनियरिंग कारपोरेशन का मामला, ये इसकी साइटेशन लिखें AIR 1987 कलकत्ता पेज 165। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया गया कि पक्षकार ऐसे किसी न्यायालय में वाद दायर करने का अनुबंध नहीं कर सकते जिसे किसी भी तरह से वाद की सुनवाई करने की अधिकारिता हो ही नहीं। जैसे कलकत्ता में एग्रीमेंट होता है, माल की अदायगी दिल्ली में होती है और वहाँ पर लिख देते हैं कि इसका सुनवाई जो है बॉम्बे में होगी। तो इस आधार पर यहाँ पर यह कहा गया कि इस तरह का कोई ज्यूरिडिक्शन दो पार्टियां आपस में मिलकर नहीं तय कर सकती। वे कई न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय में वाद संस्थित करने का विकल्प तो चुन सकती हैं, जैसे कलकत्ता और दिल्ली दोनों में से वो विकल्प चुन सकते थे कि इसकी सुनवाई दिल्ली होगी, इसकी सुनवाई कलकत्ता होगी, बट नॉट बॉम्बे। तो जब उन न्यायालयों में से कम एक न्यायालय को वाद की सुनवाई की अधिकारिता हो। इस प्रकार से स्वेच्छा से निवास करने से अभिप्राय है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से रहता है, अर्थात जहाँ पर रहने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं होता है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं AIR 1954 TC 141 THP डिसिल्वा बनाम सुसाई पिलई, ये अथॉरिटी इसके ऊपर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धारा 16, 17 और 20 के प्रावधान उच्च न्यायालयों को उनके आरंभिक दीवानी क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन जो है के प्रयोग में लागू नहीं होते। धारा 20 उन पर उनके लेटेस्ट पेटेंट का खंड 12 लागू होता है। अब इस सारे के ऊपर मैं आपको 2-4 अथॉरिटी और बताना चाहूँगा, आप उन अथॉरिटीज़ की तरफ ध्यान दें। 2005 अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 610 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। सेक्शन 20 कंट्रैक्ट एक्ट और सेक्शन 28 एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग ज्यूरिडिक्शन टू वन कोर्ट वेयर 2 or more courts have jurisdiction to entertain the suit. Such an agreement is not hit by section 28 of the Contract Act, nor such a contract can be said to be against public policy. It is legal, valid and enforceable.
ये हरसाद चिमन लाल मोदी वर्सेस DLF का केस था। एक अथॉरिटी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर बताता हूँ, AVM सेल्स कॉरपोरेशन वर्सेस MS अनुराधा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। कॉज ऑफ एक्शन comprises a bundle of facts which are relevant for determination of lease between the parties। अब एक्सप्लेनेशन जो हमने पढ़ी थी कॉरपोरेशन की डेफिनेशन की, उसके ऊपर एक अथॉरिटी बताता हूँ, नोटेबल है, वो नोट कर लें। 2015-2 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 610 सुप्रीम कोर्ट, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस संजय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जो एक्सप्लेनेशन को पूरी करती है। एक अथॉरिटी जुरिडिक्शन के ऊपर और बताता हूँ, 2 कोर्ट्स साइमल्टेनियसली हैविंग जुरिडिक्शन parties by agreement can exclude jurisdiction of one court and suit lies to the court agreed upon by the parties। Jurisdiction of court to settle dispute, parties by way of agreement cannot confer jurisdiction on a court which otherwise have no jurisdiction to adjudicate the matter। However, where there are 2 or more courts having jurisdiction to try a suit or proceeding, an agreement containing stipulation that the dispute shall be tried by one of such courts will not be against public policy। ये इंटरग्लोब एविएटेशन लिमिटेड वर्सेज एन सच्चिदानंद का केस था, इसके अंदर ये होल्ड किया गया। एक अथॉरिटी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के ऊपर बताता हूँ, 2009 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट 569 सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेज MS यूनिवर्सल पेट्रोल केमिकल्स। इसके अंदर क्या था कि 2 और मोर कंपिटेंट कोर्ट्स वर हैविंग द जुरिडिक्शन, पार्टीज बाय एग्रीमेंट कैन कन्फर द जुरिडिक्शन इन वन सच कोर्ट टू ट्राई द डिस्प्यूट। हाउएवर पार्टीज बाय एग्रीमेंट कैन नॉट कन्फर जुरिडिक्शन ऑन ए कोर्ट विच इट अदरवाइज डज नॉट पोजेस। चलो एक और अथॉरिटी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर बताता हूँ, 2008-2 अपेक्स कोर्ट जजमेंट 621 सुप्रीम कोर्ट, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एंड अदर वर्सेज कल्याण बैनर्जी। cause of action arising in more than one court, any of the courts where part of cause of action arises has jurisdiction to entertain the petition। तो इस आधार से मैंने सेक्शन 20 के ऊपर आपको बताया। अब सेक्शन 21 की तरफ आते हैं। सेक्शन 21 को भी 2 पार्ट हैं, उसको देखेंगे कि ऑब्जेक्शन टू जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन का ऐतराज़ कब किया जा सकता है। नो ऑब्जेक्शन टू द प्लेस ऑफ सुइंग shall be allowed by the appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance। बहुत क्लियर सेक्शन है कि जहाँ रिवीजन या अपील की गई है तो एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट के अंदर जो है जुरिडिक्शन का क्वेश्चन या नो ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता। क्यों कि ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस के अंदर जो है एज अर्ली एज पॉसिबल में उठाया जाना चाहिए था। And all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice, ये कब उठाना चाहिए था? एज अर्ली एज पॉसिबल, जो है दावा प्रारंभ हो या इशूज़ की सेटलमेंट से पहले। फिर भी ये भी दिखाना ज़रूरी होगा कि ऐसा ना करने से कोई देयर हैज़ बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, के बाद में ऐसा ना करने से जो है न्याय की हानि हुई है या न्याय मर गया। तो इसी का दूसरा जो सब सेक्शन है उसमें क्या कहा गया है, पहले में तो ये बात कही गई, दूसरे में क्या कहा गया कि पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन की जो बात है वो भी फर्स्ट इंस्टांस में उठाई जानी चाहिए कि वह आर्थिक जैसे लिमिटेशंस हैं कि इतने तक का मुकदमा है। तो इस सब सेक्शन 2 के अंदर ये कहा गया, no objection as to competence of a court with reference to the pecuniary limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of at the first instance as early as possible। तो अब तीसरा जो है नो ऑब्जेक्शन का सब सेक्शन 3 क्या है कि वो कब नहीं उठाया जा सकता। नो ऑब्जेक्शन एज टू competence
of the executing court with reference to local limits of the jurisdiction shall be allowed by any appellate or revisional court unless such objection was taken in the executing court at the earliest possible। यानी इसमें भी ये बात कही गई कि अपील के अंदर या रिवीजन के अंदर जहाँ तक हो सकता है कि इस बात का ऑब्जेक्शन कि कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है, ये फर्स्ट इंस्टेंस में और इशू फ्रेम होने से पहले उठाया जाना चाहिए। दूसरा, पेक्यूनियरी लिमिट्स का ऑब्जेक्शन जो है वो भी फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट के अंदर उठाया जाना चाहिए, और एग्जीक्यूशन भी का ऑब्जेक्शन भी एपिलेट कोर्ट के अंदर आप नहीं उठा सकते, वो भी वहाँ पर उठाया जाना चाहिए था। और इसके ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताता हूँ, 1989 एक सिविल लॉ जनरल 226 एट पेज 228 राजस्थान की अथॉरिटी है। तो ये इस प्रकार से एक इसके ऊपर अथॉरिटी है AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 484। तो अब जो है इन सारी बातों के बाद सेक्शन 21 के बाद एक सेक्शन है सेक्शन 21A विच वाज न्यूली इंसर्टेड इन 1977 बाय एक्ट नंबर 104। तो इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ स्विंग। थोड़ा सा ध्यान से सुने। नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री पास्ड इन फॉर्मर सूट। फॉर्मर के माने है विच हैज़ बीन डिसाइडेड अर्लियर, और उसको चैलेंज किया गया है तो कहता है नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री पास्ड इन फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they are any of them claim litigating under the same title on any ground based on an objection as to the place of suing। यानी जुरिडिक्शन के आधार के ऊपर सेक्शन 21A के तहत जो है बार है कि कोई दूसरा मुकदमा इस ऑब्जेक्शन के तहत नहीं किया जा सकता कि उस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं थी और जो डिक्री पास की गई है दैट इज़ विदाउट जुरिडिक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट मीन्स ए सूट विच हैज़ बीन डिसाइडेड प्रायर टू द डिसीजन इन ए सूट in which the validity of the decree is questioned, whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned। तो इस आधार पर मैंने आपको आज सेक्शन 20, 21 और 21A के ऊपर चर्चा की। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शंस जुरिडिक्शन के ऊपर 15 से लेकर के 21 तक थे। इन सारे को आपके सामने मैंने बताया। तो एक मैं सेक्शन 21 के ऊपर एक दो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी बता देता हूँ। जुरिडिक्शन के ऊपर है, ए केस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड व्हेन फाइल्ड इन कोर्ट हैविंग नो जुरिडिक्शन एट ऑल टू हियर इट। इसके ऊपर 2011 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट पेज 424 सुप्रीम कोर्ट है, नेहा अरुण जगाधर वर्सेस कुमारी पलक देवान जी। एक अथॉरिटी बताता हूँ डिस्टिंक्शन क्या है सब्जेक्ट मैटर में, टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन में। ये इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है, इसको नोट करें। 2009 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट 760 सुप्रीम कोर्ट। जुरिडिक्शन डिस्टिंक्शन एज रिगार्ड्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट एंड टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन जजमेंट इन द फॉर्मर केस वुड बी ए नलिटी वेयर एज इन द लेटर इट वुड नॉट बी। तो इसलिए इस अथॉरिटी को देखेंगे, ये तीनों ही विषयों की चर्चा करते हैं और तीनों को डिस्टिंक्शन करते हैं। एक अथॉरिटी और बताता हूँ, 2007 एक अपेक्स कोर्ट जजमेंट